गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग कल की क्लास में साइटोक्रोम P450 हमने पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि साइटोक्रोम P450 में जो कैटालिटिक साइकिल होती है वो कैसे चलती है, और हमने एक चीज़ और देखा था कि जो हमारे इंटरमीडिएट बनते हैं वो क्या क्या होते हैं। राइट, ठीक है। तो हमने देखा था रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट बनता है जिसमें आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4, वो क्या होती है +4। गुड मॉर्निंग, खुश रहो भैया, खुश रहो। तो आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4 होती है ना। रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट बनता है, राइट। और हमने देखा था कि जब हमारा हाइड्रो पेरोक्सो कॉम्प्लेक्स होता है तो वो जब ब्रेक होता है तो कौन सी क्लीवेज होती है, हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक क्लीवेज नहीं होती, ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि होमोलिटिक अगर होगा तो रेडिकल बनेगा। एक बार आप जल्दी, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। एक बार जल्दी हो जाओ ना तो मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और समझा देता हूँ, उसमें से कोई भी स्टेप रटने वाली नहीं है, ठीक है। देखो, तो हमने कल क्या पढ़ा था, मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ आपको। हमने ये देखा था, जल्दी से देख लो एक बार, कि हमारे पास पोरफायरिन पहले था थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में। पहले इसको हमने रिड्यूस किया, 2 में कन्वर्ट किया। 2 में क्यों किया था, क्योंकि थर्ड थर्ड वाला जो है डाइऑक्सीजन को बाइंड नहीं करता है। वो कौन बाइंड करता है, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले हमें जो साइटोक्रोम का आयरन था उसको +3 से कहाँ लाया हमने, +2 में। उसके बाद हमने यहाँ पे रिएक्शन करवाई इसकी O2 और इलेक्ट्रॉन से, और साथ में हमने क्या दिया था H+। ये क्या बन गया, PFE थर्ड। ये है हाइड्रोपेरोक्सो कॉम्प्लेक्स, हाइड्रोपेरोक्सो कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम हमने लिखा था 1B। और अगर यहाँ सिंपल इसको दिखाना चाहो स्टेप में तो O2 इलेक्ट्रॉन, ये पेरोक्सो हमारा बन गया, OO-, ये है पेरोक्सो कॉम्प्लेक्स, राइट। यहाँ पर आप H ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये इसको हमने माना था 1A। पहली स्टेप ये हुई थी हमारी। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, राइट। अब ये हमारी स्टेप 1 है। स्टेप 2 में हमने देखा था कि जो हमारा हाइड्रोपेरोक्सो कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक होगा, राइट। ब्रेक दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है कि ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसका होमोलिटिक क्लीवेज हो जाए। तो पहला तरीका क्या है ब्रेकिंग का, कि पहला तरीका है क्या हो जाए, होमोलिटिक क्लीवेज, राइट। अब होमोलिटिक क्लीवेज अगर होगा तो ध्यान से देखो, PFE थर्ड में है, ध्यान से समझना। देखो इधर ऑक्सीडेशन स्टेट याद नहीं करनी पड़ेगी आपको, इधर देखो। अगर होमोलिटिक क्लीवेज हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो क्या बनेगा, PFE थर्ड O रेडिकल प्लस OH रेडिकल। अब मेटल के पास तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता ही है ना। अरे आयरन +3 में है, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली होगा इसके पास, राइट। अरे ये क्या है, ये है T2G5 Eg0 है ना, लो स्पिन है ये। तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं इसके पास, बिल्कुल एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना। कल हमने बताया था कि जब 6 कोऑर्डिनेट होगा तो लो स्पिन, 5 कोऑर्डिनेट होगा तो हाई स्पिन। जब ये इससे जुड़ गया है तो अभी तो ये 6 कोऑर्डिनेट है ना, 6 कोऑर्डिनेट होगा तो क्या होगा, आयरन 3 प्लस लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब T2G5 Eg0। T2G5 Eg0 का मतलब, T2G5 का मतलब क्या हुआ, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, देखो इधर ध्यान से। T2G5 ये होता है ना, Eg0 ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना। अब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, किसके पास है, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, PFE डबल बॉन्ड O। अब ध्यान से सोचो, आयरन अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में देगा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है ना, तो इसका मतलब आयरन पे क्या जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, या कहने का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और ये हमारा क्या बनेगा, रेडिकल। तो कल हमने यही तो ड्रॉ किया था ना, कि अगर होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो आयरन हमारा 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, यहाँ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा, प्लस क्या होगा, OH रेडिकल। समझ गए ना, तो उसे रटना नहीं है आपको कि ये अगर ऐसा हुआ तो +4 में कैसे चला गया, देख लो ऐसे +4 में गया है। समझ में आ रहा है ना भैया, बताओ ये समझ पा रहे हो आप कि अगर होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो ये बनेगा, ये और ये। बताओ कितनी बात समझ में आ रही है, अगर होमोलिटिक क्लीवेज हुआ तो ये बनेगा, राइट, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो जाए। अगर इसी हाइड्रोपेरोक्सो कॉम्प्लेक्स को हम ले लेते हैं, इसका हेट्रोलिटिक क्लीवेज कराते हैं, देखो इधर। दूसरा तरीका क्या है, हेट्रो। मैं इस पे बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं कि आपको मैकेनिज्म की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है।
और आपको ये भी पता चल जाए कि हेटेरोलिटिक के बारे में क्यों बोला जा रहा है। अगर हेटेरोलिटिक किसी का हम कराते हैं तो ध्यान से देखो इधर OOH P, अब यहां से अगर इलेक्ट्रॉन लेके गया तो इस पे तो माइनस आएगा, इस पे क्या आएगा माइनस, ऑक्सीजन पे क्या आएगा प्लस, तो ये कन्वर्ट हो जाता है P आयरन, ऐसे लिखते हैं। पोरफायरिन हमारी एक इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडाइज हो जाएगी, आयरन +4 में रहेगा, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा और यहाँ पर क्या होगा OH माइनस। ये क्या हो गया हमारा हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अच्छा ठीक है बेटा, बता रहे हैं एक मिनट। देखो हमने कहा कि जो हमारे पास हाइड्रोपेरोक्सो कॉम्प्लेक्स है उसमें दो तरह के क्लीवेज हो सकते हैं। इधर आते हैं, पहले एक बार आज सब लोग को समझा देते, फिर से देख लो एक बार। देखो सबसे पहले हमारे पास जो नॉर्मल होता है साइटोक्रोम P450, उसमें आयरन होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट। अब हमें अगर उससे ऑक्सीजन को जोड़ना है तो हमें उसको लाना होगा +2 में, ठीक है ना। तो देखो +3 से हमने इसको रिड्यूस किया, +2 में ले आए हम। +2 के बाद हम इसमें क्या जोड़ रहे हैं, डाई ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन और H+, क्या बन जाएगा हमारा हाइड्रोपेरोक्सो कॉम्प्लेक्स। ये स्टेप समझ में आ रही है कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गई, कैसे हाइड्रोपेरोक्सो बन गया। देखो बेटा अगर आयरन 2 के साथ, ठीक है, अगर आप O2 जोड़ोगे तो क्या बनता है सुपर ऑक्साइड। ये पढ़े हो ना, चलो ये भी समझा देता हूं फिर से मैं। देखो ये हीमोग्लोबिन में पढ़ा होगा आपने, नॉर्मल डिऑक्सी हीमोग्लोबिन ऐसे होता है, इसमें O2 आता है तो क्या बनता है Fe3 O2 माइनस, ये क्या है सुपर ऑक्साइड है। अगर हम इसी में एक इलेक्ट्रॉन और दे दें तो मुझे एक चीज समझाओ कि अगर आप सुपर ऑक्साइड को एक इलेक्ट्रॉन और दोगे तो क्या बनेगा, ये पेरोक्साइड बन जाएगा। सुपर ऑक्साइड में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है क्या होता है 1.5, पेरोक्साइड में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है क्या होता है 1। तो हमने जो मैकेनिज्म इसमें है उसमें क्या हमने ऐड किया है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, ये 1.5 हो गया, ये 1 हो गया। तो ऐसे कुछ दिखाओगे ना आप इस तरह से। और अगर इसी में आप H जोड़ दोगे हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा, ये OOH, यहाँ आपका क्या हो जाएगा आयरन। तो यहीं पे देखो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ना तो ये हो जाएगा Fe3 OO माइनस 1A बना है ये। यहीं पे हमने H+ ऐड कर दिया, क्या बन गया हमारा हाइड्रोपेरोक्सो कॉम्प्लेक्स। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को ध्यान से देखो, आयरन पे असर नहीं पड़ा है, कहां पड़ा है वो ऑक्सीजन पे। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते भैया। ये बताओ बेटा समझ में आया ये बेसिक, ये जब आप पढ़ते हो ना हीमोग्लोबिन तो वहां वहां मैकेनिज्म ऐसे होती है, वही तो सेम रिएक्शन यहाँ पे है पहली स्टेप में। देखो इधर यही सेम चीज यहाँ पे हुई है, पहले रिड्यूस किया +2 में आया, O2 दिया, एक इलेक्ट्रॉन H+, ये बन गया। या इसी को मैं स्टेप में यहाँ दिखाया हूँ, ये वही है, बस मैंने 2 स्टेप में दिखाया। पहले हमने O2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, सिर्फ O2 ऐड करते तो क्या बनता सुपर ऑक्साइड, O2 के साथ इलेक्ट्रॉन भी ऐड किया तो क्या बना है पेरोक्साइड, इसलिए सिंगल बॉन्ड माइनस यहाँ दिखा है। H+ होगा तो H+ जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा हाइड्रोपेरोक्सो कॉम्प्लेक्स। समझ गए, बताओ यहां तक क्लियर है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, यहां तक समझ में आ रहा है। बताइए यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो आगे, ये जो हाइड्रोपेरोक्सो कॉम्प्लेक्स इसमें दो तरह से क्लीवेज हो सकता है। पहला क्लीवेज होमोलिटिक। अब होमोलिटिक अगर कराएंगे तो देखो इधर एक इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा। अब ये जो आपका आयरन 3 है ना, ये लो स्पिन में है। आयरन 3 लो स्पिन क्या होता है T2G5 Eg0, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आयरन के पास है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड। और आप जानते हो डबल बॉन्ड जब बनेगा तो आपको पता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, आयरन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप ये जानते हो ना कि अगर दो सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हैं, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उधर की तरफ नेगेटिव हो जाता है, जो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है उधर की तरफ पॉजिटिव हो जाता है। ये तो पढ़े हो ना आप। इसीलिए इधर ऑक्सीडेशन स्टेट एक नंबर से बढ़ गई है, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है 4। अरे एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है उधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, जो नेगेटिव होता है उधर की तरफ नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। तो आपका ये बन जाएगा, ये सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट है। 12वीं में पढ़े हो आप, 12th में पढ़े होगे ना आप, ये तो 12वीं में
कि अगर दो एटम हमारे पास हैं, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, गुड मॉर्निंग बेटा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उधर की तरफ नेगेटिव, जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उधर की तरफ पॉजिटिव। तो बोल दिया एक की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, एक की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो 12वीं में पढ़े हो ना, एनसीईआरटी में है ये। वही मैंने यहाँ पे किया है बस, कि जब ये दोनों बीच में बॉन्ड जाएगा तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो 3 से क्या हो जाएगा, क्योंकि एक ही एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया है इसने, जितने एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट उतने नंबर से बढ़ जाती है। तो एक तो बॉन्ड पहले से था, देखो एक बॉन्ड तो पहले से था ना, एक ही तो एक्स्ट्रा बनाया है पाई वाला, तो वही यहाँ पर क्या हो गया हमारा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हो गई है। अब अगर ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज कर दे तो हेट्रोलिटिक में देखो इधर ये OH माइनस हो जाएगा, तो हमारा ये बन जाता है, इसमें पोरफायरिन सिंगल इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडाइज होगी और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाएगी, 4। राइट? ये कैसे हुआ इसको भी समझ लो। ऐसे देखो, अगर यहां से देखो, जब ये जाएगा यहां से तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा बताओ, इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, सब लोग साथ में बोलो, ठीक है, ये बहुत इजी है। जब ये यहां से ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, इस वाली ऑक्सीजन पे, पॉजिटिव या नेगेटिव बोलो। आएंगे भैया आएंगे, जल्दी आएंगे जी असरा, ठीक है। कौन सा चार्ज आएगा इस पे, पॉजिटिव चार्ज आएगा इस ऑक्सीजन पे कि नेगेटिव चार्ज आएगा इस वाली पे, अरे इधर जा रहा है देखो ना, इधर इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, कौन सा चार्ज आएगा इस पे, पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब देखो ये पोरफायरिन, ध्यान सुनो मेरी बात, एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे दे तो पोरफायरिन पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन बचा, आयरन अभी 3 में है, अब ये क्या हो जाएगा न्यूट्रल, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों में बॉन्ड बना दो, P प्लस इलेक्ट्रॉन Fe4 डबल बॉन्डो, यही तो है, बताओ यही है ना। तो हेट्रोलिटिक जब क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा, रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट, रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट। मैंने कल आपको क्वेश्चन भी कराया था जो नेट में आ चुका है, कि हाइड्रोपेरोक्सो कॉम्प्लेक्स जब रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट बनाता है तो कौन से पाथवे के थ्रू बनाता है, होमोलिटिक के थ्रू या हेट्रोलिटिक के थ्रू। तो आंसर उसका क्या था, अगर होमोलिटिक होगा तो रेडिकल कटायन थोड़ी बनेगा, होमोलिटिक होगा तो नॉर्मल बनेगा, ये फेरिल कॉम्प्लेक्स, राइट। फेरिल किसको बोलते हैं, जहां पर आयरन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। यहाँ पे फेरिल ये भी है, लेकिन यहाँ पर पोरफायरिन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्यों आया है, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक रेडिकल भी बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा, तो क्या बना आपका, रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट। बताओ यहां तक सब समझ में आ रहा है प्रॉपर। आराम से एक बार देख लो, कोई डाउट हो तो बताना, मैं पानी पी लेता हूं। क्लियर है ना। चलो तो हम लोगों ने देख लिया रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट, तो मैकेनिज्म उम्मीद करता हूं अब आप लोग को याद रहेगी। अगर आप खुद से करोगे तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, अब हर स्टेप को समझ गए हो कि कैसे कैसे हमें करना है, ठीक है। अच्छा, लोगों ने इसको इंटरमीडिएट बनाया, राइट, इसको क्यों नहीं बनाया इंटरमीडिएट, कि ये वाला इंटरमीडिएट हो जाए। पता है इसको क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि इसमें बनता है रेडिकल, और आपको पता है रेडिकल की रिएक्शन अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, मतलब वो बहुत सारे प्रोडक्ट दे देगी, मल्टीपल प्रोडक्ट दे देगी, राइट। लेकिन जब साइटोक्रोम P450 की रिएक्शन होती है तो आपको ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं मिलते, राइट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलता है। अगर हमें प्रोडक्ट स्पेसिफिक मिलेगा इसका मतलब इंटरमीडिएट हमारा रेडिकल नहीं रहा होगा, राइट। इसलिए ये बहुत ही हाईली डेंजरस है, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्शन करता है, फ्री है, छोटा साइज है, आराम से जहां भी जाएगा अटैक कर देगा, इसलिए इस वाली प्रोसेस को डिस्कार्ड कर दिया गया। इसलिए जब भी आप मैकेनिज्म लिखोगे आप क्या लिखोगे, कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ, ये बना रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट, और यही हमारा रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट क्या करता है, सबस्ट्रेट को ऑक्सीजन देता है। पोटेंशियल कितनी ऑक्सीजन इसके पास है, एक, सिंगल ऑक्सीजन डोनर। तो जो हमारा सबस्ट्रेट होता है उसको ऑक्सीजन कौन देता है, ये रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट। कितनी ऑक्सीजन देता है, 1, एक ही तो है इसके पास,
राइट। अब हम आपको ये सिखाते हैं, देखो यहां तक तो यहां तक तो एग्जाम में आया, मैं अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा और आगे जाते हैं, क्योंकि अब एग्जाम में उससे थोड़ा आगे आएगी चीजें, राइट। अब ये हमारे पास रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट बन गया। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को मतलब आप लोग को कोई, गुड मॉर्निंग प्रशांत, यहां तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। अब चलते हैं आगे। अब देखो जो रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट है ये सबस्ट्रेट से कैसे रिएक्शन करता है, यहां मैं लिखता हूं, मैकेनिज्म of reaction of radical cation intermediate with substrate, मतलब हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं एग्जांपल यहां पर, फिर अभी आपको मैं समझाऊंगा कि सेलेक्टिविटी क्यों आती है इसमें, राइट, एक्सो प्रोडक्ट ही क्यों बनता है, ठीक है। आप इत्मीनान से बैठो और बिल्कुल प्लीज आप परेशान मत हुआ करो कि कब खत्म होगा, प्लीज डरो नहीं, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको सिखाने चाहता हूं, नहीं तो मैं तो कल भी बोल रहा था कि मैं थोड़े टाइम में खत्म कर दूंगा, राइट। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप जानो तो ना बाय इनऑर्गेनिक क्या है, राइट। देखो या कोई भी टॉपिक क्या है, हर एक टॉपिक के बारे में जितनी डेप्थ रहेगी, सेटिस्फैक्शन एग्जाम दोनों चीजें आपसे होनी चाहिए। आपको ये नहीं कि आपसे एग्जाम निकल गया उसके बाद 4 दिन बाद पता लगा कोई उसी से रिलेटेड कुछ भी आ गया तो आपको नहीं पता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एक चीज जान लो, हमेशा आगे ना आपके जीवन में काम आपकी नॉलेज आएगी, डिग्री काम नहीं आती है, ये तो पता है ना आपको। डिग्री जरूरी है, नो डाउट, एग्जाम निकलना जरूरी है, अच्छी बात, और अगर नॉलेज होगी तो एग्जाम तो निकल ही जाएगा आपसे, राइट, है ना। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए टाइम लग रहा है इसमें, नहीं तो मैं खत्म कर दिया होता, राइट। और मैं आपको सिर्फ बाय इनऑर्गेनिक, मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, मैंने थोड़ा बहुत ही बाय इनऑर्गेनिक पढ़ा अभी तक, मैं आपको कम से कम 90 घंटे बाय इनऑर्गेनिक पढ़ा सकता हूं, थोड़ा ही पढ़ा मैंने, तो सोचो कितना बड़ा टॉपिक है ये, और इसी चीज को मैं 10 घंटे में खत्म कर सकता हूं। तो कुल मिला के मैं थोड़ा सा आपको सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। चलो आराम से देखते हैं कि जब ये रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट हमारे सबस्ट्रेट से रिएक्शन करता है तो मैकेनिज्म कैसे होती है। ध्यान से देखो, लिखना मत, समझने की कोशिश करो, बहुत इजी है ये। हमारे पास ये है आयरन 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट, यहाँ क्या है डबल बॉन्ड, और यहाँ हमारे पास क्या है नाइट्रोजन, किसका, पोरफायरिन। कैसे दिखा सकते हैं ना हम, पूरा क्या इतना बड़ा लिखने की जरूरत है, ठीक है, या पूरा लिखें, चलो पूरा ही लिखते, ठीक है। देखो क्या करना है, देखो इधर ये नाइट्रोजन, आपको समझ में आ जाएगा फिर प्रॉपर। देखो ये पोरफायरिन हो गया, यहाँ आयरन है, यहाँ पर रेडिकल, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर एस सिस्टीन, यहाँ पर हमारा सबस्ट्रेट है, हाइड्रोकार्बन सबस्ट्रेट लेते हैं, मान लो ऐसे है, ठीक है, ये एच है, ठीक है ना। और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 4। देखो सबसे पहले क्या होता है, ये ऐसे, ये रेडिकल है ना, देखो ये रेडिकल है तो क्या करेगा, ये रेडिकल रिएक्शन जनरेट करता है, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा Fe आयरन 4 में प्लस यहां पर ऐसे, मतलब क्या हुआ है कि OH इससे जाके जाके जुड़ गया, राइट। अब सिंपल सी बात है, ऐसे कुछ हुआ होगा ना, ये ऐसे देखो इधर इधर, है ना, राइट। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो इधर, अब बस ध्यान से पढ़ो, सीखो इसे, देखो इधर, ये इधर से इलेक्ट्रॉन गया इधर, तो ये एच जाके इससे जुड़ गया। अब जो इसके पास, ध्यान सुनो, जो आयरन के पास इलेक्ट्रॉन आया है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो किसको मिल गया, पोरफायरिन को। पोरफायरिन को क्यों मिल गया, अरे क्योंकि पोरफायरिन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर आयरन की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो पोरफायरिन क्या चाहेगा कि वो अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाए, तो वो जब अनपेड इलेक्ट्रॉन पोरफायरिन को मिल जाएगा तो पोरफायरिन न्यूट्रल हो जाएगी कि नहीं। देखो पोरफायरिन यहाँ पे न्यूट्रल है कि नहीं,
देखो पोरफायरिन न्यूट्रल हो गई ना, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदली है, जो इलेक्ट्रॉन आया है इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, पोरफायरिन ने, पोरफायरिन न्यूट्रल हो गया, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट वही है, यहाँ हो गया OH, ये हमारा क्या बन गया, रेडिकल। ये पहली स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये हमारा जो ए मान लेते हैं इसको, ये बना है ये OH N और आप लोग बहुत बड़ा करोगे, आप लोग तो और अच्छा करोगे, बस आप ध्यान से पढ़ो बस। अब इधर देखो, ये इससे रिएक्शन करता है, इधर देखो ध्यान से, देखो इधर देखो, ये रेडिकल है ना, इसको मैं इधर ब्रेक कर दूं ऐसे, इसको मैं इधर ब्रेक कर दूं ऐसे, तो OH रेडिकल जाके इससे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3OH, सॉरी नॉट CH3OH, ये बन गया ना, प्लस, अब ध्यान से इधर देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएगा तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, 4। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगी कि बढ़ेगी, जब कोई सिस्टम एक इलेक्ट्रॉन लेता है, कोई सिस्टम इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है या बढ़ जाती है, ये लेके निकल गया तो इससे जुड़ गया, ये बन गया, जब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 से बढ़ेगी या 4 से घटेगी, खुद से दिमाग लगाओ, जब कोई सिस्टम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, आप हाँ नहीं कुछ बोलोगे तब तो आपको याद रहेगा, ये मुझे तो आता ही है। बताओ, जब किसी सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन आता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, डिक्रीज करेगी ना, तो कितने से डिक्रीज करेगी, कितना इलेक्ट्रॉन लिया इसने, 1 ना, तो 1 से डिक्रीज कर देते हैं, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 3, है ना। और यहाँ पे फाइनली बाद में क्या है, वाटर लग जाता, मैं यहाँ पे वाटर भी जोड़ देता हूँ साथ में, ठीक है, यहाँ वाटर लग गया, और ये हमारा फिर से क्या बन गया, वही सिस्टीन नॉर्मल, जिसमें आयरन जो है +3 में होता है, सिस्टीन लगा होता है, वाटर लगा होता है, बन गया प्रोडक्ट। यही तो करता है, ऑक्सीजन इंसर्ट कर दिया, देखो इसमें क्या किया इसने, ऑक्सीजन इंसर्ट कर दिया ना, राइट। तो जब रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करता है या हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सिलेशन करता है तो कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करता है, रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ध्यान रहेगा, while hydroxylation of hydrocarbon radical cation intermediate undergo radical pathway, क्लियर है ना, देख लो, समझ में आया। और स्टेप वाइज मैकेनिज्म है, कंसर्टेड नहीं है, स्टेप वाइज है ना, क्योंकि स्टेप वाइज है तभी तो इस तरह हो रहा है भाई, पहली स्टेप में वो हुआ, दूसरी स्टेप में ये हुआ, तो ये रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है कौन, रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट, और स्टेप वाइज मैकेनिज्म हो रही है, समझ गए मेरी बात। यस या नो, बोलो भैया, समझ में आया। अब आप एक सवाल पूछ सकते हो यहां से, हाँ डिक्रीज हुआ बेटा, ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि आपको कैसे पता कि रेडिकल कैटायन के थ्रू गया है, रेडिकल के थ्रू गया है, राइट। आप ये हमारे मन में एक सवाल आ सकता है कि ठीक है हम समझ गए कि रेडिकल, आप बता रहे हो कि रेडिकल से हो गया, लेकिन ये पता कैसे चला कि रेडिकल के थ्रू जा रहा है, और ये कैसे पता चला कि स्टेप वाइज मैकेनिज्म है, उसको समझो आप। देखो, अगर आप ये जो सबस्ट्रेट हमने लिया है, आयरन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O S, यहां ये, और हमारे पास यहाँ पे क्या था, सबस्ट्रेट, चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूं CH3 या CH4 ले लेता हूं, ठीक है, CH4, राइट। तो हम क्या लिख रहे थे, यहाँ पे क्या बन रहा था हमारा, CH3OH प्लस, हमारे पास ये रिड्यूस किसमें हो जा रहा था, यहाँ पे वाटर जोड़ देता हूं मैं, या सिंपल लिख देता हूं मैं 5 कोऑर्डिनेट इसको, ठीक है, वाटर रहने देते हैं अभी, ये हमारा बन जा रहा था 3 ऑक्सीडेशन, यही तो बन रहा है हमारा,
यहाँ आयरन 3 में। अब ध्यान रखना, मैंने कल बताया था जब आयरन +3 में होगा तो प्लेन के बाहर होगा वो, ठीक है, ये मरा है ना हमारा। अगर इसी में ना, ध्यान से सुनो, अगर इसी के साथ आप Br(CCl3) यूज कर लो, क्या यूज कर लो, Br(CCl3), मतलब ये सिस्टम CCl(Cl)(Cl)(Br), तो आपको पता है ना कि ये ऐसे ब्रेक होता है ऐसे, तो यहाँ Br रेडिकल बनता है और क्या बनता है, CCl3। ये बताओ, ये पहले तो हाइड्रोजन लूज करके ये बनेगा ना, CH3 बनता है ना, पहले तो रेडिकल बनता है। अरे इधर देखो, पहले जो आपका सबस्ट्रेट है वो हाइड्रोजन इसको ट्रांसफर करता है, किसमें कन्वर्ट होता है, रेडिकल में। तो जो CH4 है ये भी तो पहले रेडिकल बनेगा, ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना सकता है, CH3Br या एल्काइल ब्रोमाइड। अब तो मैंने यहां मिथाइल लिया है, आप एल्काइल ले सकते हो, एल्काइल ब्रोमाइड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, लिखना मत, कैसे इसको जस्टिफाई किया गया कि जो आपका रिएक्शन है वो रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जा रही है, क्या किया गया, इसी रिएक्शन में ऐड कर दिया गया Br(CCl3), ये सिस्टम इस तरह से ब्रेक होता है। अगर ये मैकेनिज्म रेडिकल के थ्रू नहीं जाती तो ये आपको एल्काइल ब्रोमाइड या मिथाइल ब्रोमाइड कभी नहीं मिलता। लेकिन जब इसकी रिएक्शन कराई गई ना तो देखा गया कि आपको एल्काइल ब्रोमाइड मिलता है या आपको मिथाइल ब्रोमाइड मिलता है अगर आप CH4 लेते हो तो, और वो तभी मिल सकता है जब CH3 रेडिकल किससे रिएक्शन करे, Br रेडिकल से। मान लो इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता या ये कटायन होता तो आपको लगता है Br रेडिकल इससे रिएक्शन करता, नहीं। अगर ये एनायन होता तो क्या Br रेडिकल इससे रिएक्शन करता, नहीं। तो क्योंकि CH3Br यहाँ पे बन रहा है तो वो जस्टिफाई करता है कि यहाँ तो Br रेडिकल बना है, तो रेडिकल रेडिकल से ही रिएक्शन करता है। तो ये जो इसका अमाउंट बनता है ना, वो सजेस्ट करता है कि अगर ये रेडिकल है तो जो इससे ये जुड़ रहा है हाइड्रोकार्बन पोर्शन वो भी क्या होगा, वो रेडिकल ही होगा। इसीलिए बोला गया कि यहाँ जो मैकेनिज्म है किसके थ्रू जा रही, वो रेडिकल के थ्रू जा रही है। समझ में आ रहा है? क्या किया गया, जो रिएक्शन हमारी हो रही है उसमें ऐड कर दिया गया Br(CCl3). Br(CCl3) में Br रेडिकल CCl3 रेडिकल बनता है। अब जो हमारा एल्काइल पोर्शन था उसने एल्काइल ब्रोमाइड भी बनाया। अब एल्काइल ब्रोमाइड तभी बनेगा जब Br रेडिकल किसी रेडिकल से रिएक्शन करे। अब अगर एल्काइल ब्रोमाइड बना है तो इसका मतलब रेडिकल जरूर बना होगा रिएक्शन में, तभी तो रिएक्शन किया है। अगर वो कटायन होता, अगर ये कटायन होता तो ये उससे रिएक्शन नहीं करता, अगर ये एनायन होता तो ये उससे रिएक्शन नहीं करता। तो ये जो रिजल्ट है एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन या मिथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन, ये सजेस्ट करता है कि ये जो रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट है जब वो हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सिलेशन करता है तो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है, रेडिकल के थ्रू। कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, रेडिकल इंटरमीडिएट। बात समझ में आई? बोलो, कैसे फाइंड आउट किया गया? आप यस नो कुछ तो बोलो, मुझे लगे तो आपको समझ में आ रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे आपसे क्वेश्चन यहां से आएगा। वो सब चीजें पूछ चुका है, ठीक है, आपसे एग्जाम में। अगर लिगैंड के बियॉन्ड कुछ जाना होगा तो वो इस स्टेप में आएंगे, डेफिनेटली इस स्टेप में आएंगे कि जब आपका रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट रिएक्शन करता है तो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है, क्या आपका इंटरमीडिएट, आपसे इंटरमीडिएट पूछ सकते हैं। ये भी ध्यान रखना कि देखो ये बनता है, ये बनता है, इसको ध्यान रखना, ये बन जाता है, इसको ध्यान रखना, राइट। बाद में फिर इससे रिएक्शन हो जाती है तो ये बन जाता है, ठीक है। और प्रूव कैसे हुआ, इससे हुआ। क्लियर सबको? राइट, चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिलेक्टिविटी के बारे में, ठीक है। कुछ आप देखोगे कॉमन बुक्स में दिया होता है कि जब कैम्फर के साथ रिएक्शन करता है साइटोक्रोम P450 तो वो एक्सो कंपाउंड बनाता है या एक्सो हाइड्रोक्सिलेशन होता है। वो हम देख लेते हैं एक्सो क्यों होता है, ठीक है। आपको रिएक्शन जरूर याद होनी चाहिए क्योंकि वो, मैं बताता हूं क्यों याद होनी चाहिए, क्योंकि वो रिएक्शन लगभग साइटोक्रोम P450 में जितनी बुक्स लिखती है साइटोक्रोम P450 के बारे में वो सब में दिया हुआ है। तो एग्जामिनर को अगर ये लगेगा कि आप कोई भी एक किताब पढ़ोगे तो वो वाली रिएक्शन आप जरूर जानते होगे,
ध्यान से सुनो, जो साइटोक्रोम P450 जिस भी किताब में दिया हुआ है, आप एटकिंस ले लो, आप लिपर्ड ले लो, या बाकी मेटेलोप्रोटीन्स की बहुत सारी किताबें आती हैं, राइट, या जेएमसी हुई ले लो आप, तो जहां भी आपको किताबों में साइटोक्रोम P450 के बारे में मेंशन है, वहां कैम्फर वाली रिएक्शन दी है आपको। तो अगर एग्जामिनर एग्जाम में सोचेगा तो वो एटलीस्ट ये तो एज्यूम कर ही सकते हैं ना कि आपने कोई ना कोई किताब तो पढ़ी होगी साइटोक्रोम P450 की, और वहां पे ये सबसे कॉमन रिएक्शन है, तो उसके बारे में आपसे पूछा जरूर जा सकता है। तो वो एक्सो प्रोडक्ट भी बना के देंगे आपको, एंडो प्रोडक्ट भी बना के देंगे, कुछ और प्रोडक्ट बना के देंगे, तो आपको एग्जैक्ट प्रोडक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ये मान के जरूर चलेगा कि आपने कोई तो किताब पढ़ी है जहां साइटोक्रोम P450 है और उस किताब में ये वाला एग्जाम्पल मेंशन है। तो मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं कि जो सिलेक्टिविटी है वो एक्सो क्यों होती है, राइट। मैं सीधे प्रोडक्ट लिख सकता हूं कि ठीक है ये एक्सो बन गया, लेकिन अगर मैं आपको मैकेनिज्म समझा दूंगा, आपको प्रोसेस बता दूंगा, तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। समझ गए ना हम क्या पढ़ने जा रहे हैं साइटोक्रोम P450 में? हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो कैम्फर है उसमें एक्सो सिलेक्टिविटी क्यों होती है, बताओ, ठीक है। तो देखो, सेलेक्टिविटी बाय साइटोक्रोम P450, ठीक है। अब ध्यान से समझो, लिखना कुछ मत। देखो इधर रिएक्शन सिंपल क्या है, आपको ये रिएक्शन मिलेगा, ये यहां पर O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम P450, हो सकता है यहां पर CAMPS लिख दे, कैम्फर, खैर उससे आपको परेशान नहीं होना, ये लिखा रहेगा तो काम आपका बन गया, ठीक है। देखो प्रोडक्ट क्या बनता है, देखो इधर, ये एक्सो प्रोडक्ट है और ये एंडो प्रोडक्ट है। ये नहीं बनता, ये बनता है, राइट, एक्सो 5 एक्सो प्रोडक्ट, समझ गए ना। लिखो जल्दी से इसको, ये आपको लगभग साइटोक्रोम P450 जहां दिया सब जगह दिया, तो मैं आपको बस ये समझा रहा हूं कि ये बनता यही क्यों बनता, ये क्यों नहीं बनता, जिससे आपको ये ज्यादा दिन तक याद, एग्जाम्पल ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में पूछा जरूर जाएगा, ये हो सकता है इसी बार है, अगली बार है, राइट, क्योंकि वो इपॉक्सीडेशन आपसे पूछ चुके हैं, हाइड्रोक्सिलेशन आपसे पूछ चुके हैं, अमोनिया का किसमें, एमीन का एमीन ऑक्साइड में होता है, सल्फर का सल्फर ऑक्साइड में, ये सब ये लगभग सारी बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल है। तो आपसे ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है, बट आपको ये भी प्रोडक्ट दिया जाएगा, ये भी दिया जाएगा, हो सकता है इसके अलावा कुछ और दिया जाए, ध्यान रखना इसे, ठीक है, इसको, ठीक। देखो सिलेक्टिविटी कैसे आती है, इसको देखो, ये हमारे पास कैविटी है, इसके अंदर हमारी एक्टिव साइट होगी, ये प्रोटीन चेन है। अच्छा बताओ, ये अगर प्रोटीन चेन है, ये प्रोटीन, ध्यान सुनो, ये प्रोटीन चेन है और यहां पर हमारा एक्टिव सेंटर बैठा हुआ है, एक्टिव सेंटर कौन, वही रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट, जो इसको क्या करता है, ऑक्सीजनेज करता है, ऑक्सीजनेशन करता है, ठीक है, रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट। और यहां पर हमारा क्या है, ये हमारा कैम्फर है। बस मुझे एक बात बताओ, आप ये बताओ कि अगर प्रोटीन चेन होगी तो इसका नेचर क्या होगा, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक, ये कैविटी में है, चारों तरफ प्रोटीन चेन इसके है, तो ये बताओ इसका नेचर क्या होगा, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक। प्रोटीन में ज्यादा नंबर किसका होता है, कार्बन का होता है या फिर और ग्रुप का होता है, बोलो। अगर आपसे प्रोटीन चेन कोई पूछे तो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक, मेनली क्या बताओगे आप, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक,
ये कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, रटना थोड़ी ऐसे। मैं आपसे क्यों नेचर क्यों पूछ रहा हूं? अब नेचर बताओ तो मैं आपको आगे समझाऊं ना। नेचर क्या होता है? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक बताओ ना। हाइड्रोफिलिक, अरे बेटा प्रोटीन चेन जो है लॉन्ग लॉन्ग चेन है, कार्बन का नंबर उसमें होता है ढेर सारा, क्योंकि कार्बन तो हर हर प्रोटीन चेन में होगा, है ना, राइट? कार्बन ना पूरे सिस्टम में होगा। अब वो कार्बन में ये भी तो हो सकता है ना सब्स्टिट्यूएंट लगे हो, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, एलिफेटिक सब्स्टिट्यूएंट लगा हो। तो जितना ज्यादा एरोमेटिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूएंट लगेगा, उसके हाइड्रोफोबिक होने के चांसेस उतने क्या होंगे, ज्यादा। तो इन जनरल अगर पूछा जाए तो मेनली उसका नेचर क्या दिखाई देगा आपको? हाइड्रोफोबिक दिखाई देगा। हाइड्रोफिलिक तो तब होगा ना जब उसमें सब्स्टिट्यूएंट ना लगा हो। अब हमें क्या पता लगा है कि नहीं लगा है? तो अगर आप ऐसे जनरली पूछो तो कार्बन चेन तो है ही है ना उसमें, कार्बन बैकबोन तो है ही है ना उसमें ढेर सारी। तो अगर कार्बन बैकबोन है तो वो हाइड्रोफोबिक नेचर होगा, राइट? ठीक है। अरे प्रोटीन में कार्बन होता है ढेर सारा। आपके पास एक CONH ग्रुप हो गया, उसके बाद कार्बन चेन, CONH ग्रुप हो गया, फिर कार्बन चेन। अब जो आपका कार्बन चेन है, जो कार्बन सिस्टम है, उस पे सब्स्टिट्यूएंट भी तो होते हैं। अब वो सब्स्टिट्यूएंट भी तो नेचर को चेंज करेंगे ना। रत्ना बेटा समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जो मेनली नेचर इसका होता है वो कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। मैंने आपसे पूछा था कि मेनली क्या होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है, देखो इधर जरा, ये इसका नेचर क्या होगा हाइड्रोकार्बन का? हाँ बिल्कुल, इसका इसका नेचर क्या होगा? ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा इसका नेचर क्या है? हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक? मिथाइल ग्रुप लगा है ना ऊपर, इधर ये देखो, इधर लगा है, इधर लगा है, कैसा नेचर होगा इसका? हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक? ये भी क्या होगा? हाइड्रोफोबिक। अब मुझे बताओ, सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा, देखो हाइड्रोफोबिक ये भी है, नो डाउट, ये भी हाइड्रोफोबिक है, ये भी है। ज्यादा हाइड्रोफोबिक कौन है? जितना ज्यादा कार्बन लगा होगा उतना ज्यादा हाइड्रोफोबिक नेचर। तो ये जो इतना पोर्शन है ना, ये ज्यादा हाइड्रोफोबिक है कंपैरिजन टू इसके। प्रोटीन चेन भी हाइड्रोफोबिक, इधर ये लोग लगे हैं ये भी हाइड्रोफोबिक। तो मुझे बताओ, क्या ये लोग इस प्रोटीन चेन की तरफ भागना नहीं चाहेंगे? ये लोग चाहेंगे ना प्रोटीन की तरफ चले जाए। हाँ, CH3 ऑल्सो हाइड्रोफोबिक नेचर। तो ये लोग ये चाहेंगे ना कि प्रोटीन की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, ध्यान से देखो, ये पूरा सिस्टम ऐसे हो जाता है, ऐसे देखो इधर, ऐसे घूम जाता है। क्यों? ये हाइड्रोफोबिक सिस्टम इस हाइड्रोफोबिक चेन की तरफ इंटरेक्ट हो जाता है, क्योंकि सेम ये भी क्या है हाइड्रोफोबिक, ये भी क्या है हाइड्रोफोबिक। तो ये इस तरह नहीं रहता इसमें, जब आता है तो ये ऐसे टिल्ट हो जाएगा। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक सिस्टम इस हाइड्रोफोबिक सिस्टम के साथ क्या करने लगता है? इंटरेक्शन, लाइक लाइक नेचर। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल समझ गए। तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको, कैसे? इधर देखो, ये ऐसे कुछ दिखाई देगा आपको, राइट? और यहां पर आपका डबल बॉन्ड O। Fe, एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, नहीं मुझे घुमाना पड़ेगा इसको, ठीक है। इधर तो यहाँ हाइड्रोजन आपका है, ये हाइड्रोजन इधर है, तो इतना टिल्ट हो जाता है ये। और ये क्या दिखा सकता हूं मैं यहाँ पर? हम दिखा सकते हैं यहाँ पर क्या है? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है ये। कैसा इंटरेक्शन है ये? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। और पता है, ये सिर्फ यही नहीं, एक फैक्टर और होता है जिसको फेवर करता है, यहीं पे होता है टायरोसिन। और आपको पता है टायरोसिन में OH ग्रुप पॉसिबल है, तो यहाँ इसके साथ क्या बनाता है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो ये क्या हुआ, इधर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन फेवर कर रहा है, इधर हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन फेवर कर रहा है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो आपका कैम्फर है वो इस तरह टिल्ट रहता है, ऐसे सीधे नहीं रहता, ऐसे रहता है, ऐसे। और अब ऐसे जब होगा ना,
तो इस ऑक्सीजन के ज्यादा क्लोजर में ये एक्सो हाइड्रोजन आता है। कौन सा वाला? ये है एक्सो हाइड्रोजन और ये है एंडो हाइड्रोजन। तो कौन सा ज्यादा क्लोज आया? एक्सो वाला। एक्सो वाला क्लोज आता है ना, तो इसीलिए आपका यही लगता है एक्सो पे ही। समझ गए? इसलिए पहले रेडिकल बनेगा, ये OH में कन्वर्ट होगा, यहाँ रेडिकल बन जाएगा, है ना, यहाँ रेडिकल बन जाएगा, ये OH बन जाएगा, फिर OH यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। आपका पूरा क्या बन गया सिस्टम? एक्सो प्रोडक्ट आपका बाहर निकल आएगा। समझ गए सिलेक्टिविटी कैसे हो रही है? दो चीजें फेवर कर रही हैं। एक तो इसके पास जो ये ग्रुप लगा हुआ है, ये इसको टिल्ट कर देता है, या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कराता है किससे? प्रोटीन चेन से, जिससे सीधा नहीं रहता, ये ऐसे हो जाता है। और इस वाली पोजीशन को, और जो प्रोटीन सिस्टम होते हैं ना, उनमें टायरोसिन की यूनिट होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी क्या करती है? इंटरेक्ट करती है। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना कि ये भी इसी का पार्ट है, और इसके साथ क्या कर रहा है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फेवर कर रहा है, या हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन फेवर कर रहा है, इधर हाइड्रोफोबिक कर रहा है। इसलिए ये ऐसे नहीं होता, ऐसे बैठाएगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसे बैठेगा ना, देखो, अगर ये इधर देखो पहले, अगर ये ऐसे आता, इधर देखो, तो ये वाला हाइड्रोजन पास में आता ना, ये एंडो वाला। अगर ये सीधे सीधे आता ऐसे, मतलब मैं कह रहा हूं कि ये इसको मगर ऐसे ला, ध्यान से देखो इधर, मैं आपसे पूछूं, बताइए, एंडो ये है, एक्सो ये है, कौन ज्यादा क्लोज है इसके? एंडो वाला कि एक्सो वाला? ये एंडो हाइड्रोजन है, ये एक्सो हाइड्रोजन है, ज्यादा क्लोज कौन है? एंडो। लेकिन प्रोडक्ट ये नहीं बनता, क्यों? क्योंकि ये जो ये हाइड्रोफोबिक या लार्जर हाइड्रोफोबिक पार्ट है इस कैम्फर का, वो टिल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ ये भी हाइड्रोफोबिक, ये भी हाइड्रोफोबिक, ये एक दूसरे को फेवर करता है, राइट? यहां पर एंडो ज्यादा क्लोज में, लेकिन ये इस तरह बैठता ही नहीं है। ये घूम क्यों गया? ये क्यों टिल्ट हो गया? टिल्ट इसलिए हो गया क्योंकि ये मेजर हाइड्रोफोबिक पार्ट इस हाइड्रोफोबिक पार्ट से क्या करता है? इंटरेक्शन। तो ये ऐसे हो जाता है, ऐसे। तो इसमें जो एक्सो वाला है ना, वो क्लोज आ जाता है, इसके एंडो नहीं आता। और साथ में ये जो यहाँ ऑक्सीजन इसका कैम्फर का है, वो टायरोसिन का पार्ट इसके साथ क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर रहा है, राइट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख दो सिंपल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो टिल्टेड स्टेट है, वो फेवर हो रही है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से भी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी। इसीलिए जब ये घूम जाएगा ना, तो इसका एक्सो क्लोज आ जाता है। इसलिए जब आपको प्रोडक्ट मिलता है, मेनली क्या मिलता है? वो एक्सो प्रोडक्ट, ना कि एंडो प्रोडक्ट। समझ गए? क्लियर है बात? ठीक है भैया। अगर अब ध्यान से सुनो, ये सेलेक्टिविटी इतनी बढ़िया क्यों है? बिकॉज ऑफ ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप और ये ऑक्सीजन। ये सेलेक्टिविटी इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोफोबिक ग्रुप है और ऑक्सीजन है, जिससे इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इधर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो जाता है प्रोटीन की तरफ, जिससे घूम जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो आप आराम से लिखो, उसके बाद में कुछ बोलूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है? लिखो जल्दी, इसमें पानी ले लेता हूं, ठीक है? एक बार बोल दो आप सारे लोग, समझ में आई इतनी बात? तो ये एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना, ठीक है? लगभग सारी बुक्स में दिया हुआ है। सबको क्लियर है ना? रटना नहीं प्लीज, ठीक है? मेरा पर्पज ये है कि आपको रटना ना पड़े। अच्छा, अगर मान लो लिख चुके हो इसे, क्लियर हो गया ये, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम बताना। देखो, ये ऐसे आया होगा, लेकिन घूम क्यों गया? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, बाद में क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सिलेक्टिविटी ध्यान रखना है, एक्सो प्रोडक्ट बनाना, एंडो मत बनाना, ठीक है? और बहुत कॉमन एग्जांपल है, जिसे ध्यान जरूर रखना।
चलो अच्छा एक काम करें, अगर हम, अब ध्यान सुनना मेरी बात, मान लो हम यहाँ से ये जो सेलेक्टिविटी ज्यादा आ रही है, इसमें इस हाइड्रोफोबिक पार्ट का भी रोल है, इस हाइड्रोफिलिक पार्ट का भी रोल है। अगर हम इसको भी हटा दें, इसको भी हटा दें, अगर हम दोनों को हटा दें, तो क्या सेलेक्टिविटी इतनी ज्यादा दिखाई देगी? कि जहां सिर्फ एक्सो प्रोडक्ट बना रहा है, अगर मैं हाइड्रोफोबिक को भी हटा दूं, हाइड्रोफिलिक को भी हटा दूं, मतलब डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन को रिमूव कर दूं यहां से, वो पूरा जो तामझाम ये लगा हुआ ना, ये एल्काइल, ये एल्काइल, ये एल्काइल, इसको भी रिमूव कर दूं, तो आप मुझे अपने ज्ञान से बताओ, क्या सेलेक्टिविटी इतनी ज्यादा होगी कि सिर्फ एक्सो बनेगा, या अब एंडो भी बन सकता है? बोलो, क्या सेलेक्टिविटी इतनी ज्यादा होगी कि सिर्फ एक्सो बनेगा, या फिर एंडो भी बन सकता है? सेलेक्टिविटी क्यों आ रही थी? बिकॉज ऑफ दो सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट को हटा दूं, तो क्या आपको उतनी बढ़िया सेलेक्टिविटी मिलेगी, यस या नो? थोड़ा सा भी आप अगर अपना ज्ञान यूज करोगे तो सिंपल सी बात है, जिसकी वजह से सेलेक्टिविटी जनरेट हो रही है, आपने उसको खत्म कर दिया, तो अब तो दोनों पॉसिबल है ना, एंडो भी बन सकता है, एक्सो भी बन सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ स्पेसिफिक प्रेफरेंस तो रहा नहीं अब, यस या नो? तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो है, देखो मैं यहां से इन दोनों चीजों को गायब कर दे रहा हूं, ठीक है? क्या क्या हटा रहा हूं मैं यहां से? इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसको मैं हटा दे रहा हूं, सब्स्टिट्यूएंट को, तो मैं सिंपल यहां क्या कर दे रहा हूं, नॉरबोर्नेन, मैंने ये बना दिया। ये इसमें अगर आप साइटोक्रोम P450 यूज करोगे, साइटोक्रोम P450, तो आपको दोनों प्रोडक्ट मिलेगा, इधर ये एक्सो, इधर ये एंडो। OH प्लस ठीक है, समझ गए? तो आपको एक्सो भी मिल रहा है और आपको एंडो भी मिल रहा है, क्योंकि अभी सेलेक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं रही। बात समझ में आई? अब आप एक बार मैकेनिज्म खुद ट्राई करके देख लेना, है ना? उतना स्पेसिफिक ओरिएंटेशन कोई होने वाला है नहीं, तो इसका सिंपल सा मतलब, अगर कोई स्पेसिफिक ओरिएंटेशन नहीं है तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, और मैं एक चीज जरूर उम्मीद करूंगा कि आप रटोगे नहीं, क्योंकि कितना रट के याद कर लोगे आप? तो एक बार प्रैक्टिस जरूर करना घर पे इसको, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है? यस, एक बार आप लोग बताओ, इतनी बात समझ में आती है? यहां पर कि उतनी सेलेक्टिविटी क्यों नहीं है? ऐसा कर दोगे आप, ये ले लोगे तो आपको दोनों मिलेगा, एक्सो भी मिलेगा और आपको एंडो भी मिलेगा, ठीक है? क्लियर थी बात? चलो, तो इतनी बातें हमें साइटोक्रोम P450 के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है? अब देखो, एक चीज हमें साइटोक्रोम P450 के बारे में और पता होनी चाहिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है, जो हमारा रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट है, उसकी स्टडी जरूर हमें करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी नेट के पेपर को एनालाइज करोगे ना, तो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन इससे 2013 में आ चुका है, आज से 9 साल पहले। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? साइटोक्रोम P450 के बारे में तो हम अभी सोच रहे हैं ना, मैकेनिज्म प्रॉपर, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2013 में आ चुका पहले ही। उसने डायरेक्टली साइटोक्रोम P450 नहीं पूछा है, लेकिन इस रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट से ही रिलेटेड सवाल है वो, राइट? तो ये पॉसिबिलिटी भी तो है
कि आने वाले टाइम में, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है, वही तो ऑक्सीजनेशन का काम कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम वही तो है इस पूरी मैकेनिज्म का। तो उसके बारे में आपसे जानकारी ले सकता है कि ठीक है इसमें कौन सा बॉन्ड है, कितना इसका मैग्नेटिक, इसका कितनी एस वैल्यू कितनी है, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, कलर के बारे में। फिर ये पूछ सकता है आपसे कि अच्छा ठीक है चलो ये तो साइटोक्रोम P450 है, ऐसा कोई दूसरा सिस्टम आपको दे देगा, उसमें आपसे पूछ सकता है, राइट। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल ये है कि आपको साइटोक्रोम P450 के बारे में प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, राइट, और उसके रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट के बारे में। हालांकि आज की क्लास हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें मुझे 3-4 चीजें आपको बतानी है, तो थोड़ा टाइम मुझे लगेगा, लेकिन मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपको याद होगा तुमने पढ़ा है कैटलीज, हमने पढ़ा है पेरोक्सिडेज, हमने, और हम लोग पढ़ रहे हैं साइटोक्रोम P450। यहां भी इंटरमीडिएट वही बनता है, तीनों जगह पे जो इंटरमीडिएट बनता है यही बनता है, रेडिकल कटायन। आपको याद है ना, मैं पढ़ा रहा हूं जब से, ये हर जगह पे ये इंटरमीडिएट बनता है, रेडिकल कटायन, तीनों के केस में, तीनों सिस्टम में जो इंटरमीडिएट। यहां पे एक्स लिख देता हूं क्योंकि ये डिफरेंट होता है। देखो एक्स, टायरोसिन कहां होता है ये, कैटलेज में। इमिडाजोल कहां होता है ये, पेरोक्सिडेज में। अगर यही हमारा साइटोसिन हो जाए या सिस्टीन, सॉरी सिस्टीन हो जाए, तो ये कहां होता है, साइटोक्रोम P450। तीनों जगह एक ही इंटरमीडिएट बनता है। ये पढ़ाया हूं ना मैं, खुश रहो भैया खुश रहो। तीनों जगह यही इंटरमीडिएट बनता है, लेकिन आपको पता है कि ऑक्सीजन सिर्फ ये देता है, ये किसका काम करता है, ऑक्सीजनेशन का। मतलब ये ऑक्सीजन, साइटोक्रोम P450 में ये इंटरमीडिएट क्या होता है, ऑक्सीजन डोनर का काम करता है। लेकिन बाकी दोनों में ये सिंपल क्या होता है, ये क्या करता है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। ये सबस्ट्रेट को ऑक्सीजन नहीं देता, ये H2O2 को ब्रेक कर देता है बस, राइट। आपने पढ़ा था ना, मैंने बताया था पेरोक्सिडेज में कि AH2 होता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, AH में। हाँ, ऑक्सीजनेशन जो करता है कौन करता है, साइटोक्रोम P450। बाकी लोग H2O2 को ब्रेक कर देंगे, या फिर पेरोक्सिडेज में हमने देखा था कि AH2 जो है A में कन्वर्ट हो जाता है। तो सवाल ये है कि जब इंटरमीडिएट सब में सेम बन रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी अलग क्यों है, इसकी प्रॉपर्टी अलग क्यों है, मतलब इसका जो बिहेवियर है वो अलग क्यों है, उसको समझते हैं, ठीक है, राइट। ये पता है ये क्यों होता है, क्यों डिफरेंट है। सेम इंटरमीडिएट बनने के बावजूद रिएक्शन मैकेनिज्म या जो रिएक्टिविटी है, या जो नेचर है सिस्टम का, रिएक्शन का नेचर जो है वो अलग अलग क्यों है। इन दोनों का नेचर सिमिलर है और इसका नेचर क्या है, डिफरेंट है। ये देखो ऐसा क्यों होता है। देखो यहां मैं एक छोटी सेटिंग लिख दे रहा हूं, रोल ऑफ प्रोटीन्स इन रिएक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। तो देखो ऐसा क्यों होता है, ध्यान सुनो। इसमें रोल होता है, देखो अब सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई चेंज है नहीं, इसका मतलब रोल, गुड मॉर्निंग बेटा, इसका मतलब रोल जो होगा, जो बाहरी इन्वायरमेंट होगा उसका होगा। इससे आपको फिर एक चीज और पता चलनी चाहिए, चलो अब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, पहले से समझा देता हूं, नहीं तो आप भूल जाओगे सब, मैं ज्यादा बताऊंगा तो। देखो इंटरमीडिएट अगर सब में सेम है, इसका मतलब इंटरमीडिएट तो वही काम करेगा, इसका मतलब जो सराउंडिंग इसके चारों तरफ है उसका रोल होता होगा, तभी इसका बिहेवियर अलग है, इसका बिहेवियर अलग है। इसलिए मैंने इधर लिखा है रोल ऑफ प्रोटीन इन रिएक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। देखो क्या होता है, साइटोक्रोम P450 में ऐसे होता है, ध्यान देखो, राइट। यहां पे आपका सबस्ट्रेट आ सकता है,
ध्यान से देखो, थोड़ा सा अपना दिमाग खोलो, अगर आपको लग रहा है कि कुछ इधर उधर ज्यादा हो रहा है तो एक गिलास पानी पियो, शांत हो जाएगा। देखो सबस्ट्रेट यहां तक आ सकता है, अगर सबस्ट्रेट आ सकता है तो अपना ऑक्सीजन सबस्ट्रेट को दे सकता है, तो क्या कर देगा इसका ऑक्सीजनेशन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है साइटोक्रोम P450। कटलेज में भी सेम यही, देखो ध्यान से, कटलेज में इंटरमीडिएट, एक्चुअली पता है आपने सोचा नहीं होगा ये, ठीक है, लेकिन ये आपको सोचना चाहिए था। कटलेज पढ़ चुके आप, पेरोक्सिडेज पढ़ चुके आप, साइटोक्रोम P450 पढ़ चुके आप, सब में तो इंटरमीडिएट सेम ही आ रहा है। तो आप एक बार भी नहीं सोचे कि साइटोक्रोम P450 तो ऑक्सीजन दे रहा है, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे ऐसा। ये सोचना तो चाहिए कि जब इंटरमीडिएट सेम है तो रिएक्शन अलग अलग क्यों हो रही है, क्यों ऑक्सीजनेशन नहीं कर रहा है। अगर आप ये सोचते हैं ना तो आपको पता चलता है कि नेचर ने चीजों को डिजाइन कैसे किया हुआ है, राइट। देखो यहां पे मैं OTYR लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, प्रोटीन चेन ना इसको घेरे रखती है, यहां से देखो इधर प्रोटीन चेन है, इधर देखो इधर, तो क्या सबस्ट्रेट इधर से आ सकता है क्या। कैटलेज में प्रोटीन चेन इस पूरे सिस्टम को कवर करके रखती है, तो क्या यहां से सबस्ट्रेट आ सकता है क्या, बोलो। नहीं आ सकता। अगर सबस्ट्रेट नहीं आएगा तो क्या सबस्ट्रेट कोई ऑक्सीजन दे सकता है कैटलेज वाला इंटरमीडिएट। साइटोक्रोम P450 में यहां प्रोटीन इसको कवर करके नहीं रखती है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट इसके क्लोज पहुंच जाता है, यहां से रेडिकल रेडिकल हो गया, OH डायरेक्टली यहां ट्रांसफर हो जाता है, समझ गए। यहां के केस में इसको जो ऑक्सीजन वाला पोर्शन इधर की तरफ, इधर क्या है प्रोटीन चेन इसको घेर के रखती है, तो सबस्ट्रेट इधर से नहीं आ सकता, सबस्ट्रेट सिर्फ पोरफायरिन के पास आ सकता है बस। यहां अब पोरफायरिन क्या कर सकता है बताओ जरा मुझे, पोरफायरिन ऑक्सीजन थोड़ी दे देगा इसको, सबस्ट्रेट इधर से आ सकता है बस। अब मुझे बताओ क्या पोरफायरिन ऑक्सीजन दे देगा इसको, पोरफायरिन ऑक्सीजन दे सकता है क्या, यस या नो। ऊपर से तो आ नहीं सकता जहां ऑक्सीजन है, क्योंकि वहां तो प्रोटीन चेन है। अच्छा आगे इसमें भी देख, एक और समझा, एक और बना देता हूं मैं, जो हमारे पास पेरोक्सिडेज होता है उसमें भी सेम कंडीशन यही होती है। यहां पे वहां पे क्या होता है हिस्टिडीन का इमिडाजोल, यहां भी सेम, यहां भी प्रोटीन इसको कवर करके रखती है ऑक्सीजन वाले पोर्शन को, ये रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट। यहां भी सबस्ट्रेट जो है पोरफायरिन के पास आ सकता है बस, ये है पेरोक्सिडेज। यहां भी सबस्ट्रेट यहां से नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। अब थोड़ा सा भगवान, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, अब देखो ये बताओ कि ऑक्सीजन ट्रांसफर कहां हो सकता है, जहां पर सबस्ट्रेट ऑक्सीजन वाले ग्रुप के पास पहुंचे वहां हो सकता है, या जहां पर नहीं है वहां हो सकता है। सबस्ट्रेट यहां पर ऑक्सीजन के क्लोज पहुंच रहा है ना, तो यहां से ऑक्सीजन ट्रांसफर पॉसिबल है। यहां तो इसको ढक के रखी है प्रोटीन चेन, यहां भी उसको प्रोटीन चेन ढक के रखी है, तो इधर से सबस्ट्रेट आ ही नहीं सकता, इधर से भी आ नहीं सकता, मतलब ऑक्सीजन के क्लोज तो सबस्ट्रेट आ ही नहीं सकता, किसमें, कैटलेज में और पेरोक्सिडेज में। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है। आप लोग बोल दिया करो, मैं अगर 4 बार बोलता हूं तो एक बार तो बोल दिया करो हाँ ठीक है, क्योंकि मैं बार बार पूछता इसीलिए को आपको समझ में आए। मेरा बार बार पूछने का मतलब सिंपल यही कि आपको समझ में आए, इसलिए मैं इतना स्लोली चल रहा हूं। बताओ, तो एंजाइम में अरेंजमेंट ही ऐसा होता है कि साइटोक्रोम P450 में ऊपर से चेन उसको ढक के नहीं रखती, तो सबस्ट्रेट पहुंच जाता है, बाकी दोनों के केस में उसको जो है ढक के रखता है, तो यहां पहुंच ही नहीं पाता वो। कुछ बोलोगे भैया आप लोग, या कमेंट नहीं हो पा रहा है अभी, मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बोलो। अरे मुझे पता तो चले कि आपको ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। देखो तो सबस्ट्रेट कहां से आ सकता है, पोरफायरिन की तरफ से। अब पोरफायरिन क्या करता है, अब बताओ क्या पोरफायरिन इसको क्या दे सकता है, क्या है इसके पास, इलेक्ट्रॉन ही तो है इसके पास,
तो क्या देगा इसको? इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या दे सकता है इसको? इलेक्ट्रॉन। तो ये लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराते हैं। जो सबस्ट्रेट आएगा उसको इलेक्ट्रॉन देके ब्रेक कर देंगे, ऑक्सीजन नहीं देते हैं सबस्ट्रेट को। समझ में आया? क्योंकि ये लोग पोरफायरिन के पास पहुंचते हैं, पोरफायरिन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो मेटल से इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। इस मेटल से इलेक्ट्रॉन आया पाई एंटी बॉन्डिंग में, पाई एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन सबस्ट्रेट में गया, मेटल से इलेक्ट्रॉन आया पोरफायरिन के पाई एंटी बॉन्डिंग में, उसके बाद यहाँ ट्रांसफर हो गया। तो ये लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना कि ऑक्सीजन, इसलिए ये लोग ऑक्सीजनेज नहीं है। और साइटोक्रोम P450 क्या है? ऑक्सीजनेज। ये ऑक्सीजनेज क्यों नहीं है? क्योंकि सबस्ट्रेट ऑक्सीजन के क्लोज पहुंच ही नहीं पाता बिकॉज ऑफ दैट प्रोटीन चेन। इसीलिए बिहेवियर जो है रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट तीनों में बनने के बावजूद भी बिहेवियर क्या है? डिफरेंट है। साइटोक्रोम P450 ऑक्सीजनेज है, बाकी दोनों जो है ऑक्सीजनेज नहीं है, वो सिंपल इलेक्ट्रॉन देते हैं। समझ गए ना? ठीक है। अब देखो साइटोक्रोम P450 में ये आप लिख लेना अलग से, ये तीनों का मैंने वो एक बार बता दिया कि तीनों में आप ध्यान से कंपेयर करके लिख लेना कि क्या रोल होता है इनका। ठीक, अब आप मुझे बताओ, मुझे एक चीज और आपको थोड़ी सी पढ़ानी है साइटोक्रोम P450 में, जिससे मैं चाहता हूं कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन मिस ना हो। जो रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट है, थोड़ा उसके बारे में कि हमें कैसे पता चला कि ये इंटरमीडिएट है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे आपसे पूछ ले कि रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट में जो एस की वैल्यू होती है कितनी होती है, वो आपसे मैं अगर बोलूं, ध्यान सुनो मेरी बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट है, ये एस की वैल्यू कितनी है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर कितनी है, बताओ जरा मुझे, कोई लोग आप में से। ठीक है बेटा, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, इसमें टोटल स्पिन क्वांटम नंबर कितनी है? एस की वैल्यू 1/2 है, 5/2 है, 3/2 है, 4 है, क्या है? ये बता सकते हो आप? या मैं आपसे ये पूछ लूं कि इस इंटरमीडिएट में लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन सी है? और लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल आपसे पूछ लूं, बताओ सबसे लो एनर्जी की ऑर्बिटल कौन सी है इसमें? dz स्क्वायर है, dx स्क्वायर y स्क्वायर है, dxz है, dyz है, dxy है। आप बता लोगे? फिर आपसे मैं पूछ लूं कि ठीक है, कलर के बारे में मैंने आपको बता चुका है, सिंगल इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? ऑक्सीडाइज, राइट। आयरन की यहाँ पे क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर मैं आपसे पूछ लूं कि आयरन में ऑक्सीजन में क्या बन रहा है? पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है। पाई बॉन्ड में मेटल की कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? मेटल की ऑर्बिटल कौन सी है? dxz है, dyz है, dxy है, dz स्क्वायर है, या dx स्क्वायर y स्क्वायर है? ये भी पूछ सकते हैं। इसके बारे में बोल देंगे, स्टेटमेंट दे देंगे पाई बॉन्ड इन ऑर्बिटल में बन रहा है। अभी पिछली बार नवंबर में क्वेश्चन आया है, किसमें? हीमोग्लोबिन से रिलेटेड, कि जो पाई बॉन्डिंग और सिग्मा बॉन्डिंग होती है उसमें मेटल की कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है। इसका मतलब आपको जो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरमीडिएट, क्योंकि ये 3 एंजाइम में है, कैटलेज में, पेरोक्सीडेज में, साइटोक्रोम P4, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। तो आपसे पूछ सकता है ना कि बताइए जब ये रेडिकल कटायन इंटरमीडिएट में ये डबल बॉन्ड बना है, तो मेटल की ऑर्बिटल कौन सी इन्वॉल्व है, लिगेंड की ऑर्बिटल कौन सी इन्वॉल्व है? अब बताओ, इतनी चीजें जो मैं पूछ रहा हूं बता सकते हो? मैग्नेटिक बिहेवियर इसका। फिर जनरली एक चीज मैं आपसे बोला था कि जो कलर होता है पोरफायरिन वाले का, वो पाई टू पाई स्टार आता है, बिकॉज ऑफ व्हाट? पाई टू पाई स्टार की वजह से कलर आता है। और वो कलर कैसा होता है? या तो रेड या पर्पल, लेकिन इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। ठीक है, समझ गए? तो आप बताओ, अगर इतने सवालों का जवाब आपके पास है, आप इतना जानते हो, तो मैं इसको फिर नहीं पढ़ाऊंगा। हम कल की क्लास शुरू करेंगे फिर साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज से, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। जितना मैं पूछ रहा हूं, अगर ये सारे सवालों का जवाब आपको पता है, तो हम कल पढ़ेंगे साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। अगर नहीं पता, तो मुझे लगता है कि आपको ये पढ़ना चाहिए। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, जिससे कल की क्लास में मुझे क्या पढ़ाना मैं आपको डिसाइड कर लूंगा। एक बार जल्दी से बता दो, फिर हम लोग क्लास को एंड करते हैं। बताओ जल्दी से।
dxz dyz dxy, तीनों तीनों नहीं बनाएगा बेटा। आप जल्दी से बता दो कि क्या आप इतनी चीजें बता सकते हो इसके बारे में। और फिर अगर ऐसा कोई इंटरमीडिएट आपको दे दिया गया रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट बना के, आज ही बता दें। इसमें टाइम लगेगा बेटा, क्योंकि देखो मैं जब पढ़ाऊंगा ना तो मैं सिर्फ इतना नहीं बताऊंगा, मैं दो चार चीजें और बता दूंगा इसमें आपको। ठीक है, पराक्साइड संट एक चीज होती है, क्या बोल रहा हूं मैं, सुनो। पराक्साइड संट, सुनो इधर, मैं क्या बोल रहा हूं, पर ऑक्साइड SHUNT। मैं आपको ये भी बता दूंगा, क्योंकि इससे, ध्यान सुनो, इससे ही पता चला है कि इंटरमीडिएट हमारा ये बनता है, राइट। फिर एक कॉम्प्लेक्स और मैं आपको दिखाऊंगा जो एग्जाम में आ चुका है पहले, उससे डिफाइन किया गया कि ये रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट है, यहां आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट 4 क्यों आई है, इसको इसको कहां से पता किया गया, मॉस बोर स्पेक्ट्रम डेटा से। और आप देखो, आप नेट की तैयारी कर रहे हो अगर, तो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो मास बार स्पेक्ट्रम में भी बता दूंगा कि देखो ये वैल्यू इतनी आ रही, इसलिए इसको बोला गया +4 है। ऑर्बिटल ये इन्वॉल्व होती है बॉन्डिंग में, ये क्यों है मैं आपको ये भी समझा दूंगा, राइट। समझ रहे हो। और एक चीज और, इसका नाम साइटोक्रोम P450 क्यों है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। खैर मैं उसको अभी बता देता हूं कि ये जब कार्बोनिल के साथ बाइंड करता है, कौन, ये इसका जो रिड्यूस फॉर्म है ना, दिस वन, देखो इधर, जब इसको रिड्यूस करते हैं ना इसमें, तो जब ये कार्बोनिल के साथ बाइंड करता है तो 450 नैनोमीटर पे एक स्ट्रॉन्ग बैंड आता है, स्ट्रॉन्ग बैंड जिसको सोरेट बैंड बोलते हैं। मैं आपको एक दिन पढ़ाऊंगा पोरफायरिन के बारे में, ठीक है, पूरा। तो आपको बता दूंगा सोरेट बैंड क्या होता है, बी बैंड क्या होता है, क्यों आता है ये, राइट। इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, साइटोक्रोम P450। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, साइटोक्रोम P450। और इससे फायदा भी है, क्योंकि ये बैंड इतना इंटेंस आता है ना कि मान लो अगर तीन चार चीजें एक साथ हैं, तो इंटेंस बैंड की वजह से इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसको, साइटोक्रोम P450 को। तो इसको हम आइसोलेट भी कर सकते हैं भाई। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये बैंड आ रहा है, इसका मतलब साइटोक्रोम P450 है, अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब साइटोक्रोम P450 नहीं है। तो ये अभी नहीं खत्म हो पाएगा बेटा, इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि फिर ये समझाना पड़ेगा। फिर मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, देखो इसमें ऐसे हो रहा है तो ऐसा आया है। तो ये कल की क्लास एक क्लास और लगेगी। अब आप मुझे बता, आप क्लियर कर लो कि हमें आपको ये पूरा जानना है इसके बारे में, या फिर हम ये पढ़ेंगे साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कल से, ठीक है। और देखो, आप इसको करोगे ना तो आपसे एग्जाम का क्वेश्चन भी हो जाएगा, नेट में क्वेश्चन भी आया है, डायरेक्टली नहीं पूछा वो, इनडायरेक्टली है वो। लेकिन अगर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तो क्वेश्चन आपसे होगा। और ये 2013 में आया था 4 मार्क्स में। ये नहीं पता तो ठीक है, वो आप कैसे भी टेक्निक लगा के, जुगाड़ लगा के कर सकते हो, हाँ ठीक है हो गया। लेकिन लॉजिकली सॉल्व करना है आपको, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे के मैकेनिज्म क्या है, आपको पता होनी चाहिए। तो आप जल्दी से बताओ, कल इसे पढ़ना है, क्योंकि इसमें 1 घंटा कम से कम लगेगा मुझे समझाने में, राइट। क्योंकि मैं अपने लिए नहीं समझ रहा हूं, मेरा पर्पज रहेगा कि आपको समझ में आए जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपसे हो जाएगा या सब चीजें हो जाएंगी, तो हम लोग साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कल से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो इसीलिए ना टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी चीजें मुझे लगती हैं कि नहीं आपसे पूछी जा सकती है, सब कुछ आपको पता चल जाए, ठीक है। ये ना रहे कि नहीं ठीक है साइटोक्रोम P450 से क्वेश्चन आया तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अब एटलीस्ट इतना चांस तो हो ही जाएगा, नहीं हाँ मोस्टली क्वेश्चन आएगा तो हमसे हो जाएगा। तो आप बताओ कल क्या करना है, इसको यहीं पे ये वाला पूरा पोर्शन पढ़ना है या ये वाला पोर्शन पढ़ना है। बेटा अभी आप लोगों ने कमेंट किया है ना कि अभी बता दो, बेटा अभी नहीं खत्म हो पाएगा ये। देखो अभी कैसे, अभी खत्म पता कब होगा, जब हम खुद समझ लें, अपने लिए समझेंगे खत्म हो जाएगा। आपको समझाने के लिए मुझे स्लोली चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके माइंड में मुझे पूरी तस्वीर दिखानी है। देखो ये ऐसे है, जिसे आप भूलो तो नहीं ना, बाद में पता लगा आप कॉपी लेके बैठ के आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो मेरा पर्पज ये रहेगा कि आपको भूले ना, वो कॉन्सेप्चुअल है, समझ में आ जाए ठीक से। तो जल्दी से कमेंट करो या आप बता दो कि कल हमें ये पढ़ना है या ये पढ़ना है, तो हम लोग कल की क्लास फिर से कंटिन्यू करेंगे। और शाम की क्लास हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। और ऐसा नहीं कि इसको देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसे मैं फिर से बोल रहा हूं,
अगर आपको लॉजिक इसका पता होगा इसके पीछे का, तो जो 2013 में क्वेश्चन आया था उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। नहीं तो फिर तो वो रट लोगे, अच्छा ठीक है ये ऐसे होता है, ठीक है कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि नहीं ये वाला ऑप्शन क्यों सही है। अमोनिया इज फॉर्म्ड इंस्टेड ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एसिड बेस रिएक्शन देखो ना ठीक से, देखो जब एसिड बेस रिएक्शन होती है तो क्या बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहिए। रिंकू, जब आप एसिड बेस रिएक्शन कराते हो तो ये देखो ना कि एसिड बेस रिएक्शन में क्या बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहिए, फेवर्ड कब होता है कब नहीं होता है, जानना है। हाँ ठीक है, कल इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के बारे में। रिंकू आपको एक बेसिक देखो, रिंकू सुनो, आप ना ऐसे किसी क्वेश्चन में आने से पहले बेसिक्स जान लो पहले। आप जब एसिड बेस रिएक्शन होती है तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने वाले फैक्टर कौन से होते हैं, इसको बेटा एक बार पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। लेकिन आपको पहले बेसिक्स पता होना चाहिए कि जब एसिड बेस रिएक्शन होती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाती है कब फेवर्ड होता है, वो लॉजिक आप सीख लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो मैं एसिड बेस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन ठीक है आप आज करो, अगर आपसे नहीं होगा तो मैं आपको कल जरूर बता दूंगा क्लास में। लेकिन मैं चाहता हूं पहले एक बार देख तो लो आप खुद से करके, क्या सीखना है सुनो मैं आपको बताता हूं। आप ये समझो कि जब एसिड बेस रिएक्शन होती है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए क्या क्या फैक्टर होता है, राइट, और क्यों होते हैं वो सीख लो, क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक। तो कल हम लोग इसको ही कंटिन्यू करेंगे, इसके बारे में सब कुछ जान लेंगे, और इसको जो पढ़ लेंगे ना तो हमारा वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। बेटा अभी दो चीज पढ़ा रहा हूं बेटा मैं, एक ये पढ़ा रहा हूं रिएक्शन मैकेनिज्म शाम वाली क्लास में, ठीक है। तो वो रिएक्शन मैकेनिज्म में ही मुझे 30 से 40 घंटे लग जाएंगे, मुझे लगता है शायद और टाइम लग जाए मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा और ज्यादा चीजों को इजीली मतलब स्लोली चल रहा हूँ एक तो, और थोड़ा और ज्यादा मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो अगर टाइम बचेगा तो जरूर पढ़ा दूंगा मैं, राइट, ठीक है। तो शाम की क्लास हम लोग फिर से मिलते हैं 8 बजे, और आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में आगे, ठीक। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे थे, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग आज चीलेट इफेक्ट पे पहुंचेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, शाम को हम लोग फिर से मिलते हैं, टेक केयर। कल इसको फिर से आगे कंटिन्यू करके कंप्लीट करते हैं, ठीक है, ओके टेक केयर। हाँ हाँ बेटा डिटेल में ही पढ़ाएंगे, डोंट वरी, डिटेल में ही। कल सेम टाइमिंग सेम है, सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे, ठीक है। डेली की टाइमिंग यही है, सुबह 8 बजे बायो इनऑर्गेनिक, शाम को 8 बजे रिएक्शन मैकेनिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। बायो इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी तो कोई और टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन मेरा पर्पज वो रहेगा कि मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाऊं जिसका एग्जाम में वेटेज ज्यादा हो, वेटेज के साथ साथ वो खत्म भी हो जाए। जैसे मान लो ओएमसी में शुरू कर दूंगा तो बहुत बड़ा टॉपिक है, हो सकता है वो कंप्लीट ही ना हो पाए एग्जाम तक, तो मैं वो टॉपिक आपको पहले पढ़ा दूंगा जिसका वेटेज ज्यादा हो, जो एग्जाम में आप उससे 2-3 क्वेश्चन जो आता है आपसे हो जाए, वो मार्क्स तो आपको मिल जाए, मतलब पेपर भी तो निकलना जरूरी है ना आपका, राइट, ठीक है। फिर शाम को मिलते हैं हम लोग 8 बजे, डेली का टाइमिंग यही रहेगा सुबह 8 बजे, ठीक है, ओके टेक केयर।